हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक अगेन और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 8 दैट इज openoffice.org राइटर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अभी तक हमने इस चैप्टर में सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था दैट वाज व्हाट इज अ लिस्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर सपोर्टेड इन राइटर एप्लीकेशन। इसके बाद हमने जाना हाउ टू अप्लाई अ ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग चेक। हम जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हम बहुत सारी ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए राइटर एप्लीकेशन एक ग्रामर एंड स्पेल चेक फीचर देता है। लिस्ट हमने देख लिया, ग्रामर एंड स्पेल चेक फीचर हमने देख लिया। इसके बाद हमने जाना कि कैसे मैं अपने एक बोरिंग राइटर डॉक्यूमेंट को मोर अट्रैक्टिव या मोर ब्यूटीफुल बना सकती हूं बाय इंसर्टिंग ग्राफिक्स। यस, आप ग्राफिक्स को भी इंसर्ट कर सकते हो इन राइटर एप्लीकेशन। ग्राफिक्स दो तरीके से इंसर्ट होते हैं, यूजिंग द ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड द पिक्चर्स। फोर्थ हमने लेक्चर देखा था कि कैसे मैं अपने राइटर डॉक्यूमेंट में किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड आउट कर सकती हूं और उसको रिप्लेस करा सकती हूं विद सम अदर टेक्स्ट यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस यूटिलिटी, जहां पे हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से बहुत सारे एक्साइटिंग चेंजेस करते हैं हमारे राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके बाद हमने जाना कि कैसे मैं प्रिंटर की हेल्प से किसी भी राइटर डॉक्यूमेंट के पेज को या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकती हूं एक हार्ड कॉपी में। एज वेल एज पूरे इंटायर राइटर एप्लीकेशन में किसी भी चीज में अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी टूल एनी फीचर ऑफ द राइटर एप्लीकेशन विंडो, तो उसके लिए हमारा राइटर एप्लीकेशन हमको प्रोवाइड कराता है द राइटर हेल्प। उसके बाद हमने जाना द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज वर्किंग विथ टेबल्स। एक नॉर्मल राइटर डॉक्यूमेंट में जहां हम सिंपल टेक्स्ट लिख रहे थे, उसके बाद हमने उसमें ग्राफिक्स डाले। ग्राफिक्स डालने के बाद हम इसमें और क्या इंसर्ट कर सकते हैं? यस, आप अपने राइटर एप्लीकेशन में एक टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। टेबल को इंसर्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, कौन कौन से वेज होते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से हम एक राइटर डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस हमने ये भी देखा कि इस टेबल को इंसर्ट करने के बाद आप चाहें तो एक नई रो भी ऐड कर सकते हो, एक नई कॉलम भी ऐड कर सकते हो, एज वेल एज आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए, रिवाइज कीजिए और आज हम सॉल्व करेंगे इन्हीं पे बेस्ड क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड होने वाले हैं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स पे आ जाइए और मुझे अब आप सबसे आंसर्स चाहिए। किसमें? हमारे कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड कॉपी एक हार्ड कॉपी ही कहलाती है। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। इट इज ट्रू। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, वी कैन नॉट इनकॉर्पोरेट ग्राफिक्स इन अ वर्ड प्रोसेसर। क्या हम वर्ड प्रोसेसर में या राइटर में, यहां पे वर्ड प्रोसेसर का मतलब है राइटर, राइटर एप्लीकेशन हमारा एक वर्ड प्रोसेसर ही तो है। क्या मैं एक वर्ड प्रोसेसर में मतलब कि एक राइटर एप्लीकेशन में ग्राफिक्स इंक्लूड नहीं कर सकती? कर सकती हूं। हमने अभी आपको बताया कि हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा था किसका? इंसर्टिंग ग्राफिक्स इन अ राइटर एप्लीकेशन। तो आप अपने राइटर एप्लीकेशन में ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हो। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज false. Option number B. You can insert graphics in your writer document. Question number 3. Writer can also check the spelling and grammar in a document. Of course, मैंने आपको सेकंड क्लास इसी पे कराई थी कि आप अपने राइटर डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक लगा सकते हैं। So writer can also check the spelling and grammar in a document. True. The correct answer is true. चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंट आइकॉन अपीयर्स ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। क्या स्टैंडर्ड टूल बार पे प्रिंट आइकॉन आता है? कमेंट में बताइए मुझे, क्या आपको अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे प्रिंट आइकॉन मिलता है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। हमको हमारे स्टैंडर्ड टूल बार पे प्रिंट आइकॉन जरूर मिलता है। प्रिंट एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड टूल है। प्रिंट हुआ, लिस्ट हुआ, फिर हमारा टेबल हुआ, ये सारे के सारे बहुत कॉमन टूल्स हैं जो हमारा यूजर होता है राइटर एप्लीकेशन का, वो बहुत फ्रीक्वेंटली इन टूल्स को यूज करता है। और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार का बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक एम क्या है। द बेसिक एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एम ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार इज
कि उसमें ऐसे ऐसे टूल्स हम ले सकें, ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपने राइटर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अ टेबल। टेबल क्या होती है? A table can be formatted with character formats like bold and paragraph formats like border and shading. Okay. It can be created and modified with a button on the standard toolbar. Okay. Is a method of organizing data in your document. Okay. Is a grid organized in columns and rows. See, ये जो मेरा क्वेश्चन है a table, इसके लिए सारे के सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं ये वैलिड हैं। All the options are valid. आप अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे? कैरेक्टर फॉर्मेट से, लाइक बोल्ड एंड पैराग्राफ फॉर्मेट्स। जैसे कि बोल्ड करने से आप किसी भी टेबल के अंदर कंटेंट को बोल्ड कर सकते हो। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस या फॉर्मेटिंग फीचर्स यूज करते हो वो सारे के सारे फीचर्स आप एक टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हो। एज वेल एज इट कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड विद अ बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार। स्टैंडर्ड टूलबार पे टेबल आइकॉन होता है या नहीं होता है ये मुझे आप बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए क्या स्टैंडर्ड टूलबार पे टेबल आइकॉन होता है या नहीं होता है, या टेबल आइकन हमारा फॉर्मेटिंग टूलबार पे होता है। ऑब्वियसली टेबल आइकॉन हमारा स्टैंडर्ड टूलबार पे होता है। स्टैंडर्ड टूलबार पे हमको टेबल आइकॉन मिलता है तो वहां पे हम टेबल आइकॉन की हेल्प से टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन जहां तक है हम फॉर्मेटिंग टूलबार की हेल्प से करते हैं, या फॉर्मेटिंग टूलबार भी नहीं होता है, इसका अलग से एक टूलबार होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल टूलबार। टेबल में कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए, हमारी गिवन टेबल में कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास एक अलग से टूलबार होता है जिसको हम बोलते हैं table toolbar. So it can be created and modified with a button on the standard toolbar. Yes, it is true. It is a method of organizing data in your document. Of course. Table out of any other methods like lists की help से भी मैं किसी एक डेटा को organize कर सकती हूँ in a well-mannered. well-mannered format में मैं किसी भी डेटा को organize कर सकती हूँ using list. Similarly, मैं डेटा को अरेंज कर सकती हूँ यूजिंग टेबल। हमने पढ़ा क्या था? जब हमने वर्किंग विद टेबल्स देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था? अ टेबल इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज द ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप डेटा को अरेंज कर रहे हो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन it is a grid organized in columns and rows. This is the most prominent answer. ये सबसे ज्यादा relevant answer है। A, B, C, D चारों ही सही हैं, लेकिन इनमें से सबसे सही अगर आंसर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कौन सा ऑप्शन जो है वो represent कर रहा है, so that is option number D. That is option number D. The correct answer to this question is option number D. चलिए, moving on. Question number 6. The cursor is positioned at X as shown. ये हमारे पास एक टेबल है। This is the table I have. Muscular and skeletal system. इसमें बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स हैं। It is a table. कितने बाय कितने की टेबल है ये? कौन बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में? ये कितने बाय कितने की टेबल है? इसका रो इनटू कॉलम कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कम ऑन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आपकी इस टेबल का रो इनटू कॉलम कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में क्या है। तो आप बोलोगे कि मैम इसका जो रो एंड कॉलम कॉन्फ़िगरेशन है वो समवॉट है। कितनी रोज है इसमें? देयर आर हाउ मेनी रोज? देयर आर 3 रोज। देयर आर 3 रोज। तो इसमें कितना है? रोज कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। There are 3 columns. So this is a table with 3 into 3 configuration. That means a table with 3 rows and 3 columns. चलिए, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, लेकिन ये जो है ये एक सिंगल सेल दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है किसका? आप अगर वर्किंग विद टेबल्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अभी पॉज कीजिए। अगर आपको ये टेबल समझ नहीं आ रही है, पॉज कीजिए यहाँ पे वीडियो को, वापस जाइए वर्किंग विद टेबल्स वाली क्लास में। मैंने वर्किंग विद टेबल्स में आपको बताया था कि आप 1 और मोर सेल्स को मर्ज कर सकते हो यूजिंग मर्जिंग मैकेनिज्म। इस टेबल में इस फर्स्ट रो के सेल्स को क्या किया गया है? मर्ज। क्या किया गया है? मर्ज। मर्जिंग हुई है यहाँ पे। तो ये हमारी जो टेबल है वो कितने बाय कितने की है? रो इंटू कॉलम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? वो है 3 into 3। 3 by 3 की टेबल है। चलिए, ये हमने समझा, पर हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोलता है दैट द कर्सर इज पोजिशन्ड एट एक्स, मतलब आपका कर्सर जो है वो करंटली अभी यहां पर है। आपका कर्सर जो है वो करंटली अभी यहां पर है। विच की शुड बी प्रेस्ड टू मूव द कर्सर टू द सेल कंटेनिंग द वर्ड स्केलेटन। अब आपको अगर इस कर्सर को यहां से लेके
यहां तक ले जाना है, मतलब इस सेल से आपको इस सेल से अपने कर्सर को इस सेल पे लेके आना है, इस सेल पे लेके आना है। तो उसके लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे? इज इट एंटर, इज इट शिफ्ट, इज इट कंट्रोल और इज इट टैब? जल्दी से फटाफट कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स पे जाइए और बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Which key should be pressed to move the cursor to the cell containing the word skeleton? The correct answer to this question is option number D, टैब की। आपके कीबोर्ड पे जो टैब की होती है उसकी हेल्प से आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, वीडियो को अभी यहीं पे आप पॉज कीजिए, वापस जाइए मेरी वर्किंग विद टेबल्स वीडियो को देखिए, वहां पे समझिए और आपको पता चल जाएगा व्हाई टैब इज कंसिडर्ड एज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए, moving on next. This table was inserted with 3 rows, okay, and 3 columns. A change was made to some cells with the cursor at it. A column was inserted to the right. अभी currently जो हमारा कर्सर है वो इस सेल में है। ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये हमारा एक कर्सर है। This is a cursor. This represents a cursor. ये एक कर्सर को represent कर रहा है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या बोलता है? What does the question say? This table was inserted with 3 rows and 3 columns. Obviously हमको दिख रहा है this is row 1, row 2 and this is row 3. Column 1, column 2, column 3 और हम जानते हैं कि ये एक merged row है. This is a merged row. ये एक merged row है. This is the merged row. मतलब कि इसके इंडिविजुअल कॉलम्स जो थे C1, C2, C3 उसके सारे सेल्स को हमने एक सिंगल सेल में मर्ज कर दिया है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन क्या है? ये आपकी 3 रोज हैं, ओके। आपका कर्सर की करंट पोजीशन, आपके कर्सर की करंट पोजीशन कहाँ है? इस सेल पे। ग्रीन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्रीन लाइन जो यहाँ पे दिख रही है ना, दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द कर्सर। इस सेल पे अभी आपका कर्सर है। चलो, ओके, दिस वॉज द रिजल्ट। हुआ क्या? जब आपका कर्सर यहां पे था, तो हुआ क्या? एक नया कॉलम यहां पे ऐड हो गया। अ न्यू कॉलम वॉज एडेड। अ न्यू कॉलम वॉज एडेड टू द राइट। क्या हुआ? अ न्यू कॉलम वॉज एडेड टू द राइट। ठीक है, ये चीज हुई। अर्लियर हमारा डायग्राम क्या था? हमारे डायग्राम में अर्लियर ये कॉलम जो थी वो रिप्रेजेंट नहीं थी, सिर्फ एक सिंपल टेबल थी 3 बाय 3 की। अब हमारी टेबल कितने बाय कितने की हो गई है? हमारी टेबल हो गई है रो इनटू कॉलम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अब? व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रो इनटू कॉलम? व्हाट विल बी रो इनटू कॉलम? क्या होगा रो इनटू कॉलम? रो इनटू कॉलम होगा आपका कितना? 3 into 4। अब आपका जो कॉलम है वो कितने हो चुके हैं? 4। ये आपकी कितनी रोज हैं? R1, R2 and R3 and your columns are C1, C2, C3 and C4। अब आपके कॉलम्स जो हैं वो 3 से हट के कितने हो चुके हैं? 4। चलिए, ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन है why did this happen? The cells in the top row had been merged। क्योंकि ऊपर वाली रो के सेल्स मर्ज हो गए इसलिए ये कॉलम नई बन गई। क्या ऐसा है? नहीं, ये रो तो पहले से ही थी। सो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। द शिफ्ट की वॉज हेल्ड। क्योंकि आपका कर्सर यहां पे था तो आपने शिफ्ट की को दबाए रखा। चलो ठीक है, आपने शिफ्ट की को दबाए रखा। क्या कभी शिफ्ट की को आप अकेले दबाते हो तो कुछ होता है? शिफ्ट की को अगर आप अकेले प्रेस करते हो, इफ यू आर प्रेसिंग द शिफ्ट की अलोन, जब आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो कोई फंक्शन होता है? नहीं। यहां तक कि शिफ्ट प्लस F12 किसी अदर की को मुझे शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ सकता है, तभी कोई फंक्शनैलिटी होती है। शिफ्ट कभी भी अकेले काम नहीं करता है। शिफ्ट के साथ आपको कोई अदर की, चाहे वो कोई एक फंक्शन की हो या फिर एक अल्फाबेटिकल की हो, उसके साथ ही शिफ्ट काम करता है। शिफ्ट अकेले काम नहीं करता है। सो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर टू। चलो, ऑप्शन नंबर डी, द टैब की वॉज हेल्ड। क्योंकि हमने टैब की को हेल्ड किया था इसलिए ये एक कॉलम यहां पे जुड़ गया। नो। टैब की हेल्प से हम क्या करते हैं? टैब की हेल्प से हम नेविगेट करते हैं एंटायर सेल्स में।
कहाँ नेविगेट करते हैं? पूरे के पूरे सेल्स में। अगर मैं टैब की को यहाँ पे हेल्ड करूंगी भी तो कर्सर की पोजीशन इससे हटके इस पे जाएगी, इस पे जाएगी, फिर इस पे जाएगी, फिर इस पे जाएगी, फिर वापस इस पे जाएगी। वो रोटेट करता रहेगा, एक नया कॉलम ऐड नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, द कर्सर वॉज इन द इनकरेक्ट सेल। जो आपका कर्सर था वो इनकरेक्ट सेल में था। मतलब कि आप चाह रहे थे कि आपके टेबल में एक नया कॉलम राइट पे ऐड हो जाए, लेकिन आपको उस कर्सर को यहां रखना चाहिए था। इट मस्ट हैव बीन प्लेस्ड इनसाइड द लास्ट मोस्ट कॉलम, लास्ट मोस्ट सेल ऑफ द कॉलम, ऑफ द लास्ट कॉलम। जो आपकी लास्ट कॉलम है उसके लास्ट सेल में ये कर्सर की पोजीशन होनी चाहिए थी, और क्योंकि ऐसा होना चाहिए था इसलिए जो आपका ये कॉलम ऐड होता वो यहां ऐड होता, ना कि बीच में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द कर्सर वाज इन द इनकरेक्ट सेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, यू टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डॉक्यूमेंट एंड द वर्ड प्रोसेसर पुट्स अ वेवी लाइन अंडर द फर्स्ट टू वर्ड्स। एक बात बताइए, वेवी लाइन किसी भी टेक्स्ट के अंडर वेवी लाइन कब आती है? कमेंट में बताइए मुझे, वेवी लाइन कब आती है किसी भी टेक्स्ट के अंदर? कब आती है? कब आती है? फटाफट कब आती है वेवी लाइन किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंडरलाइन में? तब आती है जब कोई एक ग्रामेटिकल, अगर आपको ये बात नहीं पता है वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे ग्रामेटिकल एंड स्पेल चेक वीडियो पे जाइए। जब कोई ग्रामेटिकल एंड स्पेल चेक मिस्टेक हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो, जब आपके राइटर डॉक्यूमेंट में उस टेक्स्ट पर कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक हो, कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक हो, तभी किसी टेक्स्ट के अंडर एक वेवी लाइन आती है, एक वेवी लाइन आती है। वो वेवी लाइन या तो रेड हो सकती है या ब्लू हो सकती है, आप समझिए। You type the following sentence into a document and the word processor puts a wavy line under the first two words. इन दो वर्ड्स के नीचे एक वेवी लाइन आ गई है, बनी नहीं है तो हम बना देते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर एक वेवी लाइन आ गई है, चलो हमने बना दिया, ऐसा कुछ बन के आ रहा होगा। ठीक है, व्हाट डज द वेवी लाइन मीन? इस वेवी लाइन का मतलब क्या है? अभी यहाँ पे कलर नहीं पूछा है कि रेड है कि ब्लू है, पूछा यह है कि इन दो वर्ड्स के नीचे एक वेवी लाइन आई है और आपको बताना है कि इस वेवी लाइन का मतलब क्या है, क्यों आया है। फर्स्ट ऑप्शन, द ग्रामर इज नॉट करेक्ट, some words were spelled incorrectly, you wanted those words underlined, you selected those words for copying or cutting। क्या हो सकता है? या तो आपका ग्रामर इनकरेक्ट है, मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये एक रीजन हो सकता है, इसीलिए इसके आगे वेवी लाइन आई है। या some words were spelled incorrectly, इनमें से कुछ वर्ड्स थे जो स्पेलिंग जिनकी गलत थी। क्या इसमें से आपको कहीं भी स्पेलिंग गलत दिख रही है? प्रिंटर्स की स्पेलिंग सही है, इसकी स्पेलिंग सही है, फॉर की भी सही है, हार्ड कॉपी की भी सही है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यू वॉन्टेड दोज वर्ड्स अंडरलाइंड, आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन चाहते थे। अगर मैंने कहीं भी लिखा है माई नेम इज मैग्नेट ब्रेन्स, माई नेम इज मैंने सिंपली लिखा है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, मैंने लिखा है मैग्नेट ब्रेन्स, मैग्नेट ब्रेन्स लर्निंग फाउंडेशन, मैग्नेट ब्रेन्स लर्निंग फाउंडेशन। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया है कहां पे? अपने राइटर डॉक्यूमेंट में। मैंने अपने राइटर डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट लिख दिया है। अब जब मैंने अपने राइटर डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट में, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट में मुझे कहां पर किस टेक्स्ट को, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में मुझे अपने किस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ये टोटली मुझ पे है। मैं चाहूं तो पूरे के पूरे मैग्नेट ब्रेन्स को यहां पे अंडरलाइन कर सकती हूं, मैं चाहूं तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट को यहां पे अंडरलाइन कर सकती हूं, ब्रेन्स को छोड़ सकती हूं। अंडरलाइन करना, फॉर्मेटिंग करना इज टोटली अप ऑन मी। मैं कर सकती हूं अंडरलाइन या बोल्ड या इटैलिक्स। आपको कभी भी ये एरर शो नहीं होगा कि आपने अगर मैग्नेट को यहां पे सपोज करो बोल्ड कर दिया और ब्रेन्स को छोड़ दिया तो आपका ये गलत हो गया। नो, फॉर्मेटिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूजर। आप कितने तरीकों से अपने डॉक्यूमेंट को और ब्यूटीफाई बना सकते हो और अट्रैक्टिव बना सकते हो, तो ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि आप चाहते थे कि ये जो वर्ड्स हैं वो अंडरलाइंड हो जाए और आपने वो नहीं किया, इसलिए आपको ये एरर दिख रहा है, इसलिए आपको ये वेवी लाइन दिख रही है।
बिल्कुल नहीं। आप इसको विदाउट अंडरलाइन भी लिख रहे हैं तब भी ठीक है, दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। यू सिलेक्टेड दोज वर्ड्स फॉर कॉपिंग और कटिंग, क्योंकि आपने इन वर्ड्स को सिलेक्ट किया है कॉपी करने के लिए कहीं पे या कट करने के लिए, आपने वो पेस्ट नहीं किया कहीं पे, इसलिए इसके नीचे वेवी लाइन दिख रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कॉपी या पेस्ट, सॉरी कॉपी या कट कोई भी ऑपरेशन करते हैं और अगर पेस्ट नहीं करते हैं तो वो ऑपरेशन वहीं पर नलिफाई हो जाता है। सपोज आपने किसी भी इन दो वर्ड्स को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने कहीं जाके उसको पेस्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप पेस्ट पे क्लिक नहीं करेंगे आपका जो दोनों वर्ड्स हैं वो कॉपीड हैं। आप इंटायर डॉक्यूमेंट में या किसी अदर डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट पे क्लिक कीजिए, आपका कॉपी ऑप्शन वहां पे अकम्प्लिश हो जाएगा, आपका कॉपी ऑपरेशन पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। कट की बात करें, अगर आप कट करते हैं इन दोनों वर्ड्स को, अगर आपने कट किया हुआ है इन दोनों वर्ड्स को आपने कट किया हुआ है, कट करने के बाद अगर आपने कॉपी नहीं किया है, अगर आपने कॉपी नहीं किया है कोई बात नहीं, सॉरी पेस्ट नहीं किया है, कट करने के बाद अगर आपने पेस्ट नहीं किया है इसको किसी अदर डेस्टिनेशन पोजीशन पे, तो आपने अगर सपोज इसको कट किया, आपने सपोज करो इसको कट किया, आपने इसको कट किया, कट करने के बाद आपको चाहिए पेस्ट आपने नहीं किया, पेस्ट करने से पहले आपने कुछ और कर दिया, मतलब आप कुछ टेक्स्ट लिखने लगे, आपने पहले इसको कट किया, पेस्ट नहीं किया किसी भी डेस्टिनेशन पोजीशन पे जहां आप इसको पेस्ट करना चाहते थे, कट किया प्रिंटर इसको, पेस्ट नहीं किया, उसके पहले वापस उस डॉक्यूमेंट में आके कहीं और कर्सर रख के कुछ लिखने लगे आप XYZ, तो होगा क्या इस केस में? क्या होगा इस केस में? जो आपका कट ऑपरेशन था वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। कॉपी खत्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कॉपी स्टोर्ड रहता है हमारे मेमोरी का वो एरिया, दैट इज क्लिपबोर्ड, उसमें कॉपी टेक्स्ट तब तक कॉपीड रहता है जब तक उसको आप कहीं फाइनली पेस्ट ना कर दें। लेकिन अगर आपने किसी टेक्स्ट को कट किया हुआ है वो भी हमारा कहां जाता है? क्लिपबोर्ड पे, दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड एरिया इन द मेमोरी, वहां पे वो स्टोर हो जाता है। लेकिन वो वहां स्टोर कब तक रहता है? दो सिनेरियो में, या तो उसको डेस्टिनेशन पोजीशन पे मैं जाके पेस्ट ना कर दूं, या फिर पेस्ट करने से पहले, कटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने से पहले मैंने कोई और एक्टिविटी कर दी, मतलब कि मैंने डॉक्यूमेंट में आके कुछ और लिखना शुरू कर दिया XYZ ABC, तो वो कट ऑपरेशन वहीं का वहीं अबॉलिश हो जाएगा। सो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. The grammar is not correct. Grammar is not correct. ग्रामर करेक्ट नहीं है, स्पेल चेक है भाई। पहली बात तो वेवी लाइन दिखा रहा है, और जब वेवी लाइन आती है मतलब या तो ग्रामेटिकल एरर है या स्पेलिंग एरर है। बिल्कुल एक लाइन का इसका आंसर था, लेकिन मैंने इसमें आपको इसलिए इतना टाइम दिया क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती थी कि ये जितने भी आपके ऑप्शंस हैं ये करेक्ट क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, तो ग्रामर इज नॉट करेक्ट, ग्रामर करेक्ट नहीं है। ग्रामर क्यों करेक्ट नहीं है? प्रिंटर्स इज फॉर हार्ड कॉपी। पहली बात तो प्रिंटर इज प्लूरल, एक सिंगल प्रिंटर की बात नहीं हो रही है, एक सिंगल प्रिंटर की बात नहीं हो रही है। कितने प्रिंटर्स की बात हो रही है? बहुत सारे प्रिंटर्स की। या तो ये सिंपल प्रिंटर होता तो चलता, प्रिंटर इज फॉर हार्ड कॉपी। लेकिन अगर ये हमारा प्रिंटर्स है, अगर ये हमारा प्रिंटर्स है तो याद रखना प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है? क्या आता है? अगर ये प्रिंटर्स है तो आएगा आर, वर्ब की पहली फॉर्म क्या आएगा? आर। इंग्लिश में हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक ग्रामेटिकल एरर है, इसकी जगह आना था आर। अगर आर होता तो ये एरर शो नहीं होता। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? द ग्रामर इज नॉट करेक्ट। चलिए ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यू हैव टाइप्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस है जो आपने टाइप किया है। यू हैव टाइप्ड दिस सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस है। For the second year in a row, I came second by just half a second. ठीक है। You have opened the find and replace dialog box. आपके सामने आया एक find and replace dialog box. इसको आपने लिखा अपने writer document में। This is the sentence which you have written in your writer document. इस sentence को आपने अपने writer document में लिखा, फिर आपने open किया क्या? Find and replace dialog box. अगर नहीं जानते हैं find and replace dialog box क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए मेरी क्लास find and replace पर, वहां आपको पता चल जाएगा कि ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता क्या है। चलिए, यू हैव ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एंड मेड द फॉलोइंग एंट्रीज। फाइंड व्हाट? आपने क्या फाइंड किया? सेकंड को आपने फाइंड किया। इस पूरे एंटायर सेंटेंस में कहां कहां मिलेगा इसको सेकंड? कहां कहां मिलेगा इसको ये टेक्स्ट? इसको मिलेगा ये टेक्स्ट यहां पर, यहां पर। ठीक है, अब इस सेकंड को आपको रिप्लेस कराना है। यू हैव टू फाइंड सेकंड एंड यू हैव टू रिप्लेस दिस सेकंड विथ दिस।
क्या करना है, आपको रिप्लेस कराना है इस सेकंड को, आपको रिप्लेस कराना है इस सेकंड को, किसके साथ, इसके साथ। सेकंड करके आपने यहां पे क्लिक किया, रिप्लेस। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ यू प्रेस रिप्लेस ऑल, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में रिप्लेस प्रेस ना करके आपने किया है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस और प्रेस किया है, रिप्लेस नहीं किया है। रिप्लेस अगर प्रेस होता तो सेकंड का जो फर्स्ट अकरेंस होता सिर्फ और सिर्फ वहीं पर चेंज होता। सिंगल रिप्लेस पे क्लिक करने से क्या होता है, जो आपका करंट एंड द वेरी फर्स्ट पोजीशन है आपके सर्च टेक्स्ट की, उसमें ही सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को रिप्लेसमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी सेकंड को मैं रिप्लेस करती किससे, सेकंड से। लेकिन हमने क्लिक किया है किस पे, हमने क्लिक किया है रिप्लेस ऑल पे, हमने क्लिक किया है रिप्लेस ऑल पे। और अगर हमने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया है तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, होगा क्या, रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो जहां जहां पर भी मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जहां जहां पर भी मुझे टू एंड डी दैट इज सेकंड, जहां जहां पर भी मुझे सेकंड देखने को मिल रहा है, दैट विल बी रिप्लेस्ड विद CSECOND। किससे रिप्लेस हो जाएगा, सेकंड से रिप्लेस हो जाएगा। चलिए, इफ यू प्रेस रिप्लेस ऑल व्हाट विल बी द रिजल्ट, सेकंड तो आएगा ही नहीं, सेकंड को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये तो होगा नहीं, सेकंड को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, सेकंड से। फॉर द सेकंड ईयर, देखो ये सही आया, फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो आई केम, देखो ये सेकंड आ गया, ये हो नहीं सकता। जहां जहां भी सेकंड है, जहां जहां भी सेकंड है, याद रखना रिप्लेस ऑल क्लिक किया है, सिंगल रिप्लेस क्लिक नहीं किया है। ओके, रिप्लेस ऑल हमने क्लिक किया है तो सेकंड तो आपको दिख जाए, जिस भी ऑप्शन में आपको 2ND दिख जाए तो वो ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिख गया तो इसको पूरा एंटायर पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली हमारे पास बचता कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो आई केम सेकंड बाय जस्ट हाफ अ सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, यू आर गोइंग टू यूज द फाइंड एंड रिप्लेस फैसिलिटी। चलिए फिर से हम फाइंड एंड रिप्लेस यूज कर रहे हैं, टू फाइंड AU एंड रिप्लेस इट विथ ऑस्ट्रेलिया। आपने फाइंड किया क्या, AU, इसको आप रिप्लेस करने वाले हो किससे, ऑस्ट्रेलिया से। चलो ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच सर्च ऑप्शन शुड यू चूज, मैच केस, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यूज वाइल्ड कार्ड्स या फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स इंग्लिश। चलो ठीक है, देखिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको AU मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको A और U साथ में ऐसे ही सीक्वेंस में मिल रहा होगा। आपको जहां जहां पर भी AU मिला है आपको उसको रिप्लेस करना है किससे, ऑस्ट्रेलिया से। मैंने आपको जब फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मोर ऑप्शंस, कुछ यहाँ पे हमको दिए हुए होते हैं ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, पहला ऑप्शन है मैच केस। मैच केस ऑप्शन नहीं आ रहा है समझ में, मैं कह रही हूं ये नहीं आएगा क्वेश्चन आपको समझ में। वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, अगर आपने फाइंड एंड रिप्लेस नहीं देखा है वीडियो को यहीं के यहीं आप पॉज कीजिए, वापस जाइए कहाँ, मेरे फाइंड एंड रिप्लेस क्लास में, क्लास 8th का फाइंड एंड रिप्लेस क्लास पे जाइए। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको समझिए, उसके बाद आइए इस क्वेश्चन पे, आप मुझसे पहले इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए, यू आर गोइंग टू यूज द फाइंड एंड रिप्लेस फैसिलिटी टू फाइंड AU एंड रिप्लेस इट विथ ऑस्ट्रेलिया। चलिए, मैच केस में क्या होता है कि अगर आप मैच केस को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, अगर आप मैच केस को सिलेक्ट करते हो मतलब कि जहां जहां पर भी A और U स्मॉल लेटर्स में दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच सर्च ऑप्शन शुड यू चूज, यू आर गोइंग टू यूज द फाइंड एंड रिप्लेस फैसिलिटी टू फाइंड AU एंड रिप्लेस इट विद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कौन सा सर्च ऑप्शन चूज करना है। अब देखिए, अगर आप कर देते हो मैच केस, क्या करते हो, मैच केस, अगर आप मैच केस यूज करते हो तो मैच केस यूज करने पे क्या होगा कि ये जो AU है, ये जो हमारा AU है, ये जो हमारा AU है, जैसा ये AU यहां पे रिप्रेजेंटेड है, जैसा ये AU यहां पे रिप्रेजेंटेड है वैसे का वैसा AU आपको आपके टेक्स्ट में मिलना चाहिए। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आपको मैच केस होना चाहिए। मतलब अगर नॉर्मली कहीं ऐसा भी लिखा हो, अगर नॉर्मली कहीं A एंड U भी लिखा हो, A और U भी लिखा हो, तो आप इसको भी रिप्लेस नहीं कर पाओगे किससे, ऑस्ट्रेलिया से। आप इसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे ऑस्ट्रेलिया से। कब,
कब? अगर मैं मैच केस को यहाँ पे चेक कर देती हूँ, अगर मैं मैच केस को यहाँ पे चेक कर देती हूँ, मतलब कि स्मॉल ए और स्मॉल यू ही मिलना चाहिए। अगर आपने कैपिटल ए या स्मॉल यू, स्मॉल ए कैपिटल यू या कुछ भी ऐसा कर दिया, कहीं भी कुछ ऐसा आपको मिल गया, तो वो रिप्लेस नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया से। चलो ठीक है। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ जहां पे मुझे ए यू एक पूरे वर्ड में मिल रहा है, अगर मुझे पूरे वर्ड में ए यू मिल रहा है तभी वो ए यू जो है वो रिप्लेस हो हमारे ऑस्ट्रेलिया से। साउंड्स लाइक यूज्ड वाइल्ड गार्ड्स नहीं होगा, साउंड क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। साउंड्स लाइक इंग्लिश, एनीथिंग दैट साउंड्स लाइक इंग्लिश, कि मतलब कोई भी चीज जिसमें ए यू का साउंड आ रहा हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑरा, ऑरा, ऑरा की तो स्पेलिंग भी होती है AURA, ऑरा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं ऑथेंटिक, ऑथेंटिक में भी AU आता है। कुछ ऐसा वर्ड आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि ऐसा कौन सा वर्ड है जहां पे AU आता ना हो लेकिन उसका स्पेल आता हो, उसका वॉइस आता हो। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ओरल, ओरल, ओके, ओरल कह सकते हैं, ओरल, ओरल कह सकते हैं, ठीक है, हम ओरल कह सकते हैं, ओरल, ओरल वर्ड है, ओरल, ओरल, कुछ लोग उसको ओरल कहते हैं, कुछ लोग उसको ओरल कहते हैं। तो ओ ए यू का साउंड आ रहा है, तो यहां पे जो ए यू का साउंड आ रहा है इसको भी चेंज कर दिया जाएगा, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। मतलब कि अगर किसी भी लेटर में या किसी भी टेक्स्ट में अगर इसका साउंड भी आ रहा है तो भी वो रिप्लेस हो जाए विद दी ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज साउंड्स लाइक। फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स, बाय डिफॉल्ट कोई भी फॉर्मेट हो, मैच केस हो, आपका फाइंड होल वर्ड हो, चाहे आपका साउंड्स लाइक हो, सारे के सारे वर्ड फॉर्म्स आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे और यहाँ पे इसको आप चेंज करेंगे। जहां भी आपको एयू मिलता है उसको चेंज करेंगे विद द वर्ड ऑस्ट्रेलिया। सो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? Which such option should you choose? अगर आप चाहते हैं, क्वेश्चन था, you are going to use the find and replace facility to find AU and replace it with Australia. तो इनमें से आप किन ऑप्शंस को सर्च करोगे या इनमें से किस ऑप्शन को आप चूज करोगे? Which such option should you choose? मैच केस चूज करना चाहते हो? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल सकता है AU या A and U या फिर AU, कैसे भी मिल सकता है। अगर आपको कहीं भी ऐसी चीजें मिल रही हैं तो आप उसको रिप्लेस नहीं करा पाएंगे, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। क्यों? क्योंकि आपने अपने फाइंड व्हाट में क्या डाला है कि आपको, अगर आप मैच केस को चूज करते हैं, अगर आप मैच केस के आगे चेक इन लगाते हैं, अगर आप मैच केस के आगे चेक लगाते हैं तो फाइंड व्हाट में जो मैंने AU लिखा है तो एंटायर टेक्स्ट में आपको जहां जहां सिमिलर AU मिलेगा सिर्फ वही रिप्लेस हो पाएगा ऑस्ट्रेलिया से। याद रखो, कंफ्यूज मत हो। कहीं अगर आपको AU मिल जाएगा, ऑगमेंट मिल गया, सपोज अगर यहाँ पे आपको ऑगमेंट वर्ड था, आपने सर्च किया स्मॉल ए स्मॉल यू, समझो, आपने सर्च किया था किसको? स्मॉल ए और स्मॉल यू को, ठीक है। आपको मिल गया ऑगमेंट नाम का टेक्स्ट, किसमें? अपने डॉक्यूमेंट में। अब आपने सर्च किया है AU, मैच केस के आगे जो चेक बॉक्स लगा हुआ था वो चेक्ड है, मैच केस के आगे जो चेक बॉक्स लगा हुआ था वो चेक्ड है। तो AU क्या हुआ? हमने सर्च किया ये सिमिलर AU दिखना चाहिए, क्या मुझे दिखा? नहीं। और अगर नहीं दिखा है तो इस ऑगमेंट में हम चेंजेस नहीं कर सकते, वी कांट चेंज दिस ऑगमेंट, इस AU की जगह हम ऑस्ट्रेलिया नहीं लिख पाएंगे। तो ये दिक्कत है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। फाइंड होल वर्ड ओनली, AU से पूरा पूरा वर्ड कोई बनता है क्या? AU से पूरा पूरा वर्ड बनता है या फिर कोई ऐसा वर्ड जिसके बीच में AU आ रहा हो, ऐसा वर्ड जैसे ऑगमेंट है, AU ऑगमेंट। चलो, आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाय ऑस्टिन, हु आर यू, ठीक है, ये आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैंने सिलेक्ट किया फाइंड होल वर्ड्स ओनली, कि मतलब जो AU में फाइंड करना चाहती हूं वो AU किसी पूरे वर्ड के अंदर ही आना चाहिए। अगर इंडिविजुअली भी कहीं लिखा हुआ है तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे। यहां पे आपको AU मिला, ये पूरे एक वर्ड में मिला। कहां मिला? ये पूरे एक वर्ड में मिला, और क्योंकि ये पूरे एक वर्ड में मिला तो इसकी जगह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, और फिर आ जाएगा क्या, फिर आ जाएगा आपका स्टेम, क्योंकि हम एयू को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन एयू मुझे यहाँ पे जो इंडिविजुअल मिला है, यहाँ पे जो मुझे एयू इंडिविजुअल मिला है, तो इस इंडिविजुअल एयू को हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ फाइंड होल वर्ड ओनली, मतलब कि ये जो टेक्स्ट है हमारा एयू, ये किसी वर्ड के अंदर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये किसी होल वर्ड का पार्ट होना चाहिए। अलग से अगर ये मेंशन्ड होगा तो चेंज नहीं होगा, ये रिप्लेस नहीं होगा विद द डिजायर्ड वर्ड, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स मतलब चाहे वर्ड में लिखा हो, चाहे इंडिविजुअली लिखा हो, जहां जहां भी एयू मिलता है, जहां जहां भी एयू मिलता है, वहां वहां आप ऑस्ट्रेलिया से उसको रिप्लेस कर दें। तो मेरे ख्याल से, मेरे नोशन के हिसाब से, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। वाइल्ड कार्ड्स क्या होता है, वाइल्ड कार्ड्स क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर टास्क। पता करिए व्हाट इज अ वाइल्ड कार्ड। अगर आपको पता चलता है व्हाट इज अ वाइल्ड कार्ड तो बताइए हमको, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर यहीं से मिलेगा। चलिए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स। चाहे इंडिविजुअल एयू लिखा हो, चाहे किसी वर्ड के बीच में लिखा हो, चाहे वो अपर केस में लिखा हो, चाहे लोअर केस में लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, उसे बस एयू मिल जाए। चाहे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, it will go, it will go, it will be replaced with, कैसे रिप्लेस, किससे रिप्लेस होगा, it will be replaced with Australia, ये रिप्लेस होगा किससे, ऑस्ट्रेलिया से। So the correct answer to this question is option number D. Moving on, a student wanted to type the sentence two boys have been there. Instead it was typed as two boys have been there. ठीक है, लिखना चाहता था वो ये, ठीक है, लिखना चाहता था वो क्या, वो लिखना चाहता था ये, टू बॉयज हैव बीन देयर, लिख गया उससे क्या, टू बॉयज, उससे लिख गया है व्हाट, उससे लिख गया है टू बॉयज हैव बीन देयर। विच वर्ड विल बी पिक्ड अप एज अ मिस्टेक बाय द स्पेल चेकर। आपने ऑटो स्पेल चेक लगाया, मैनुअल छोड़ो, आपने ऑटो स्पेल चेक लगाया। ऑटो स्पेल चेक जब आपने लगाया तो इस लाइन को चेक किया गया, यहां पे क्या स्पेलिंग मिस्टेक आपको मिलेगी, विच वर्ड विल बी पिक्ड अप एज अ मिस्टेक बाय द स्पेल चेकर, मतलब ऑटो स्पेल चेकर किस वर्ड में, इन पूरे वर्ड्स में से लिखना चाहता था ये लिख नहीं पाया, इसने लिखा क्या है, इसने लिखा है टू बॉयज हैव बीन देयर। स्पेल चेक लगा है, ग्रामर चेक नहीं, याद रखिए, स्पेल चेक लगा है, यहां पे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखेंगे, आप देखेंगे क्या, स्पेलिंग मिस्टेक। तो बताइए इसमें से किस वर्ड पे उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली इट्स क्वाइट ऑब्वियस, कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए कौन से वर्ड में एरर है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। टू इज अ राइट स्पेलिंग, बॉयज इज अ राइट स्पेलिंग, बीन इज अ राइट स्पेलिंग, देयर इज अ राइट स्पेलिंग। ग्रामेटिकल चाहे ये करेक्ट ना हो, TWO मतलब टू, TO मतलब टू, ओके, ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है, लेकिन हमने लगाया क्या है, एक स्पेल चेकर, हमने ग्रामेटिकल चेकर नहीं लगाया है, हम ग्रामेटिकली इसको चेक नहीं कर रहे हैं, याद रखिए, हम इसको चेक कर रहे हैं कैसे, स्पेलिंग वाइज। जब हम इसको स्पेलिंग वाइज चेक कर रहे हैं तो कौन से वर्ड में एरर है, ऑफ कोर्स हैव में, क्योंकि हैव की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। हैव क्या होता है, इज इट HAV और HAVE, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हैव, हैव का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हैव इज HAVE. So the correct answer to this question is option number B. Have में इसको गलत मिलेगा, have में इसको spelling mistake मिलेगी। Question number 12. In an essay you use the word nice too many times. ठीक है? You do not know what other word to use instead of nice. Which tool could you use to find alternative words? आपने एक ऐसे में बहुत जगह nice word का यूज कर दिया, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जहां पे आपको नाइस वर्ड यूज करना पड़ गया, लेकिन आपको ये लग रहा है कि एक ऐसे के अंदर मैंने नाइस को कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया है, जिससे ना आपको अपना ऐसे उतना इफेक्टिव, इतना ज्यादा अलार्मिंग नहीं लग रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कौन सी ऐसी यूटिलिटी राइटर एप्लीकेशन में, ऐसी कौन सी यूटिलिटी आप यूज करोगे जिसकी हेल्प से आपको नाइस की जगह उसका कोई अदर वर्ड जिसका मीनिंग नाइस से सिमिलर हो, मतलब कि सिनोनिम्स,
हम क्या कहते हैं इसको? सिनोनिम्स। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पर्यायवाची। जब आप एक शब्द के अनेक शब्द जानना चाहते हो कि एक शब्द का जो मतलब होता है उसकी जगह दूसरे शब्दों का भी हम इस्तेमाल कर सके जिनका सेम मतलब होता है, जिनका सेम मीनिंग होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिनोनिम्स। दिस इज नोन एज सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स हमें कहाँ मिलते हैं हमारे राइटर एप्लीकेशन में? स्पेलिंग एंड ग्रामर में तो मिलेंगे नहीं। स्पेलिंग एंड ग्रामर में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होती है। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करता है किसी भी वर्ड को और रिप्लेस कराता है किसी वर्ड से। कट एंड पेस्ट, ऑफ कोर्स नॉट। तो हमको ये चीज कहाँ मिलेगी? सिनोनिम्स की पूरी लिस्ट मिलेगी आपको थिसॉरस में। थिसॉरस इज अ कलेक्शन, जैसे डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? एक डिक्शनरी। तो बहुत सारे वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स का कलेक्शन ऑफ सिनोनिम्स, पर्यायवाची का कोश, पर्यायवाची का शब्दकोश क्या कहलाता है? एक थिसॉरस। थिसॉरस में हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं बहुत सारे, we store various synonyms of a word। एक वर्ड के अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, various synonyms, बहुत सारे synonyms हम कहाँ पाते हैं? कहाँ पे लिखते हैं? कहाँ पे लिस्ट आउट होता है synonym? वो होता है हमारा thesaurus में। So the correct answer to this question is thesaurus। In thesaurus you can find multiple words to a single word। Question number 13, you want to change the word mist। आपको क्या चेंज करना है वर्ड? कौन सा वर्ड चेंज करना है? mist। You want to change the word mist to fog। किस में चेंज करना है? आपको mist को चेंज करना है किस में? किस वर्ड में चेंज करना है आपको mist को? You have to change the word mist into fog। ठीक है, आपको mist जहां जहां मिल रहा है उसको fog में, fog से रिप्लेस करा देना है। You want to change the word mist to fog in a document। You choose replace all in the find। आपने क्या चूज किया है? replace all and replace dialog box। अब क्या करना है? क्वेश्चन क्या है? What is the question? ये सिनेरियो है। Which of the following line become? Mr. Adams said there was so much mist he had to use the demister। ये आपका कोड है, ये आपका कोड नहीं, ये आपका टेक्स्ट है या सेंटेंस है। किसमें? आपके राइटर डॉक्यूमेंट में। इस डॉक्यूमेंट में आपने क्या किया? ये आपने एक सेंटेंस दिया है अपने राइटर डॉक्यूमेंट में, आपने क्या किया? फाइंड एंड रिप्लेस में जहां जहां भी मिस्ट आता है उसको रिप्लेस करा दीजिए। किससे? फॉग से। तो अब भैया ऑप्शन नंबर ए पे आइए। मिस्टर मिल गया, मिस्ट को चेंज करना है किसमें? फॉग में। तो ये तो होगा नहीं। फिर से हमको यहाँ पे मिस्ट मिल गया, ये भी नहीं होगा। फॉगर मिला है। चलिए, इस पूरी लाइन में कहीं भी आपको मिस्ट मिल रहा है, फॉगर या फॉजर? It's Fogger Adams said there was so much fog he had to use the defogger। चलिए, ये हो सकता है। Fogger Adams said there was so much fog he had to use the demister। मिस्ट आ गया। Okay, yes, the correct answer to this question is, the correct answer is option number C। मिस्ट को आप रिप्लेस कर दीजिए। जहां जहां भी आपको मिस्ट मिल रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल लिखा हो, चाहे वो किसी वर्ड का पार्ट क्यों ना हो, आप उसको रिप्लेस करेंगे किससे? फॉज से या फॉग से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, यू आर यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर एंड हैव सिलेक्टेड ऑटोमेटिक नंबर्ड लिस्ट। ठीक, यू टाइप द फॉलोइंग एम एंड मेथड। आपने ऑटोमेटिक नंबर्ड लिस्ट सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब कि जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, अगर आप एक नंबर्ड लिस्ट बना रहे हैं, नहीं पता है लिस्ट क्या होती है, पॉज करिए वीडियो को। क्लास 8 का सबसे पहला जो वीडियो है दैट इज लिस्ट, इंट्रोडक्शन एंड बुलेटेड लिस्ट एंड नंबर्ड लिस्ट, उस पे जाइए, उस पे आपको पता चलेगा कि लिस्ट होती क्या है। चलिए, यू आर यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर एंड हैव सिलेक्टेड ऑटोमेटिक नंबर्ड लिस्ट, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी पूरी लिस्ट बनती जाएगी। सबसे पहले हमारी एंट्री दी गई है एम, सेकेंड एंट्री हमारे पास है मेथड, इसके बाद जो हमारी थर्ड एंट्री है, आपने यहाँ पे प्रेस किया क्या? आपने यहाँ पे प्रेस किया एंटर या रिटर्न। बहुत से कीबोर्ड्स में आपको एंटर ना मिलके क्या मिलता है? ऐसा, रिटर्न। क्या होता है ये? दिस इज द रिटर्न, दिस इज द सिंबल फॉर रिटर्न। इसकी हेल्प से आप क्या शो करते हो? एक रिटर्न की। क्या शो करते हैं आप? एक रिटर्न की या फिर एंटर, एक रिटर्न की या फिर एक एंटर। ये है हमारा रिटर्न, ये है हमारा रिटर्न या फिर एंटर। क्या किया आपने? पहले आपने दिया है एम, फिर आपने दिया है मेथड, और फिर आपने व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्रेस एंटर या रिटर्न। क्या होना चाहिए? बताइए जल्दी से, क्या होना चाहिए? व्हाट कुड बी द राइट आंसर? इज इट ऑप्शन ए, इज इट ऑप्शन बी, इज इट ऑप्शन सी या इज इट ऑप्शन डी? व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखिए, अगर मैं ए की बात करूं,
ये मेरा दिया हुआ है नंबरिंग और यहाँ पे है उसका टेक्स्ट। आपने एंटर प्रेस किया होगा, ऑटोमेटिकली सबसे पहले आता है यहाँ पे सेकंड नंबरिंग। ये एक नंबर्ड लिस्ट है, ऑटोमेटिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट आउट होती है। 1 के बाद आया 2 पे हमने दिया मेथड, हमने फिर यहाँ पे एंटर प्रेस किया। क्या प्रेस किया? एंटर प्रेस किया। जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया है, हमारा थर्ड नंबरिंग पहले आएगा और यहाँ पे हमको कर्सर ब्लिंक दिखने लगेगा। तो ये समवॉट ठीक दिख रहा है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। चलिए, ये दिया हुआ है, आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो कर्सर है यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ना कि ये कर्सर ब्लिंक करना चाहिए था। दिस कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन सी पे आइए, ऑप्शन सी पे आप आएंगे, एम दिया है, मेथड दिया है, इसके बाद आपने प्रेस किया क्या? एंटर। आपने प्रेस क्या किया है? एंटर। एंटर जैसे ही प्रेस किया तो 3 के बाद थोड़ा स्पेस दिया है। देखो, हर नंबरिंग के बाद थोड़ा थोड़ा इंडेंट जा रहा है, थोड़ा थोड़ा स्पेस जा रहा है नंबरिंग और टेक्स्ट के बीच में, टेक्स्ट फॉलोइंग द नंबरिंग, राइट। यहाँ पे आपने जैसे ही 3 नंबरिंग आया, उसका जो कर्सर है बहुत पास में ब्लिंक करने लगा, ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। थोड़ा सा स्पेस तो देना चाहिए, इसके जस्ट नीचे आएगा। चलो ठीक है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। फर्स्ट एम है, सेकंड मेथड है, आपने एंटर प्रेस किया। अगर ये हमारा ऑटोमेटिक नंबर्ड लिस्ट है, क्या है? ऑटोमेटिक नंबर्ड लिस्ट है, तो ऑटोमेटिकली आप जब भी एंटर प्रेस करेंगे नंबरिंग आएगी ही आएगी। नंबरिंग यहाँ पे है ही नहीं, सिंपली वो क्या करने लगा, यहाँ पे इस टेक्स्ट के नीचे ब्लिंक करने लगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इज इट ए, बी, सी या डी? ऑफ कोर्स इट इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन 15, you are using a word processor and have selected automatic numbered list. You type the following. सेम केस है, ये भी आपने किया है, एक ए है, बी है। पहले का जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे हम कैसी लिस्ट कर रहे थे? नंबर्ड लिस्ट, जहां पे हम 1 and 2 का यूज कर रहे थे। 1 and 2 कैन बी अ नंबर्ड लिस्ट एज वेल एज आपने नंबर फॉर्मेटिंग, जब आपने नंबर लाइन फॉर्मेटिंग किसके अंदर लिस्ट जब हम बना रहे थे, लिस्ट बनाने के बाद हमने जब नेस्टेड लिस्ट की बात की थी, तो उससे पहले हमने एक डायलॉग बॉक्स खोला था, उसमें बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं। बुलेट टैब भी दिया हुआ है और एक नंबर लाइन टैब भी दिया हुआ है। नंबरिंग लाइन टैब के अंदर हम बहुत सारी स्टाइल्स दे सकते हैं अपने नंबरिंग लिस्ट को, अपनी नंबर्ड लिस्ट को आप बहुत सारी स्टाइल्स दे सकते हो, जैसे कि 1 2 3। सेम 1 2 और 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड सेम 1 और 2 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो रोमन न्यूमरल में। ये 3 स्टाइल्स होती हैं किसी भी नंबर्ड लिस्ट को देने की। प्लस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी। ए बी सी डी भी तो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है, ए से लेके जी तक, मतलब ए से लेके जेड तक। जो बच्चे जी बोलते हैं उनके लिए जी, जो बच्चे जेड बोलते हैं उनके लिए जेड। ए बी सी ये भी एक इंक्रीजिंग फॉर्मेट में ही तो जाता है, राइट। ए बी सी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, आप कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हो। प्लस आप स्मॉल ए बी सी भी दे सकते हैं, इसको भी आप ऐसे दे सकते हैं, एज वेल एज ये तो आपके स्मॉल रोमन नंबर्स हैं, आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हो। सो यू कैन गिव मल्टीपल स्टाइलिंग टू योर नंबर्ड लिस्ट। ये सारी की सारी स्टाइल्स हैं किसी भी नंबर्ड लिस्ट की। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? एम और मेथड था, एम और मेथड था। आप समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ए और बी नंबर सीक्वेंस में 2 एंट्रीज हैं, 2 लिस्ट आइटम्स हैं, जेन एंड किम। यहाँ भी सेम सिनेरियो है, ऑटोमेटिक नंबर लिस्ट यहाँ पे हमारी एक्टिवेटेड है। अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्रेस एंटर एंड रिटर्न? किम के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए सीक्वेंस बदल गया, गलत। ये नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि ए यहाँ पे आ रहा है, उसके नीचे बी आ रहा है, फिर उसके नीचे स्मॉल ए, फिर 1। ये एक नंबर नेस्टेड लिस्ट, जो हमारी हायरार्किकल या नेस्टेड लिस्ट होती है, जिसको हम किसके अंदर पाते हैं? ऑप्शंस टैब के अंदर। ये चीज आपको ऑप्शंस टैब के अंदर मिलती है, ये स्टाइलिंग आपको ऑप्शंस टैब के अंदर मिलती है, और ये स्टाइलिंग आप नेस्टेड लिस्ट में लगाते हो। यहाँ पे हम एक सिंपल लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो जब सिंपल लिस्ट की बात हो रही है तो नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं, पहली चीज। एक चीज और याद रखिए, अगर ए का सीक्वेंस चल रहा है ना, अगर ए का सीक्वेंस चल रहा है तो जो बी आएगा ना, वो बी जस्ट उसके नीचे आएगा, वो जस्ट उसके नीचे आएगा। आप अगर नेस्टेड लिस्ट भी लेके चले ना इसको, अगर आप सोचे कि ये एक नेस्टेड लिस्ट की तरह काम करने लगे, तो ए के नीचे स्मॉल कैपिटल बी विद इन द पैरेंथेसिस नहीं आएगा, इसकी जगह स्मॉल ए आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 1 इन ब्रैकेट्स आ सकता है, कुछ भी इनमें से आ सकता है इन नेस्टेड लिस्ट।
लेकिन ए के बाद जो उसका सीक्वेंस है वो एक नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि 1 के नीचे 2 आता है, 3 आता है, क्या आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 3? नहीं, 1 के नीचे यहाँ पे या तो ए आएगा या 1 आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज द फॉर्मेटिंग, दिस इज द नंबर्ड फॉर्मेटिंग। तो ए बी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वही चीज है, दोनों के बीच में स्पेस की कमी है जो कि हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने नंबरिंग ही नहीं दी है, ना ही सी दी है, ना ही डी दी है, ना ही आपने यहाँ पे 1 दिया है, ना 2 दिया है, कुछ नहीं दिया है, नेस्टेड लिस्ट बना दिया ऊपर से इसको। तो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, you have just realized that you need an extra row at the end of the table। हम एक already created table में एक extra row add कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं जानते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, मेरी वर्किंग विद टेबल्स, यस स्टूडेंट्स, वर्किंग विद टेबल्स वीडियो पे जाइए, वहां पे उसको अच्छे से रेफर कीजिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे फिर से हॉप ऑन कर सकते हो, जंप कर सकते हो। You have just realized that you need an extra row at the end of the table। How would you go about achieving this? आपको इसके बाद एक रो चाहिए। आपने अभी रियलाइज किया कि आपने इनिशियली जो टेबल बनाई है, यहाँ पे आपने कितने बाय कितने की टेबल है, पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रो एंड कॉलम? क्या कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे रो एंड कॉलम का? R/C कितना है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, कितने बाय कितने की टेबल है ये? दिस इज अ टेबल ऑफ 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। कितनी रोज हैं? देयर आर 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। दिस इज रो नंबर 1, row number 2, row number 3 and row number 4, column 1, column 2 and column 3। कितने बाय कितने की है? 4 into 3, 4 rows and 3 columns। अब आपको रियलाइज हुआ कि सिर्फ और सिर्फ हेलन, जेन, टॉम के अलावा एक और इंसान की या एक और पर्सन की हमको एंट्री देनी थी। अब आप कैसे करोगे? क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं एक न्यू रो को अपनी एग्जिस्टिंग टेबल में? बिल्कुल कर सकते हैं। इंसर्टिंग रोज पे जाइए, इंसर्टिंग रोज इन द टेबल जो कॉन्सेप्ट है हमारा वर्किंग विद टेबल्स में, उसकी हेल्प से हम ये चीज कर सकते हैं। क्या करोगे? डिलीट द टेबल एंड स्टार्ट अगेन, ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब राइटर एप्लीकेशन हमको अलाउ करता है टू इंसर्ट अ न्यू रो इन द एग्जिस्टिंग टेबल, तो पूरी की पूरी टेबल को फिर से डिलीट करके फिर उसको कितना 5 into 3 क्रिएट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। 4 रोज तो दी हुई है, हम उसको 5 into 3 कर दें, क्यों? हमें एक रो बढ़ानी है, हमें क्या करनी है? एक एक्स्ट्रा रो उसमें इंक्रीज करनी है। किसमें? एंड में, इस रो के एंड में। तो मैं पूरी टेबल को डिलीट कर दूं और फिर से स्टार्ट करूं? इतना टाइम नहीं है। चलो सेकेंड, यूज द इंसर्ट कॉलम फंक्शन। जब हमें रो इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट कॉलम फंक्शन क्यों यूज करेंगे? तो ये भी नहीं है एक टाइम, एक ऑप्शन नहीं है। यूज द इंसर्ट रो फंक्शन, ये हो सकता है। इंसर्ट रो फंक्शन की हेल्प से हम एक रो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रेस एंटर या रिटर्न इन द लास्ट रो। अब समझना, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इन दोनों में से कोई भी हो सकता था, इन दोनों में से कोई भी हो सकता था। ये एक लॉन्गर मेथड है टू इंसर्ट अ रो। आप क्या करेंगे? आप टेबल में जाके, रो पे जाके आप क्या करोगे? इंसर्ट करोगे रो को यूजिंग इंसर्ट रो डायलॉग बॉक्स। टेबल मेन्यू पे जाएंगे, रो पे जाएंगे, सॉरी टेबल मेन्यू पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, रो पे जाएंगे, एक आपके सामने इंसर्ट रो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। वहां पे आप नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई करोगे। अगर ये चीजें कंफ्यूजिंग लग रही हैं, पॉज कीजिए और मेरी इंसर्टिंग रोज पे जाइए, इंसर्टिंग रोज जो हमारा वीडियो है उस पे जाइए। ठीक है, आपको समझ आएगा। इंसर्ट रो फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये एक लॉन्गर मेथड है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप जिस रो के बाद, समझिए, जिस रो के बाद आप एक नई रो ऐड करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उस रो पे आइए, उस रो पे अपना कर्सर लेके आइए। लेकिन ये जो आप कर्सर लेके आएंगे ना, ये रो के अंदर लेकर नहीं आएंगे। आप इसको रो के अंदर लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आप इस कर्सर को रो के बाहर लाओगे। कहां लाओगे? इस रो के बाहर। और जैसे आप इसको इस रो के बाहर लाओगे और फिर प्रेस करोगे एंटर, तो एक नई रो यहां पे जुड़ जाएगी। दिस इज अ शॉर्टकट टू एंटर और टू एडिट, इंसर्ट अ रो इन अ टेबल। अगर आप लास्ट रो के बाद एक और रो इंसर्ट करना चाहते हो, तो उस लास्ट रो के लास्ट सेल के बाहर, जस्ट उस सेल के बाहर आप कर्सर लेके आइए और एंटर प्रेस कीजिए, एक नई रो जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेस एंटर या रिटर्न इन द लास्ट रो। आप रो के अंदर ही प्रेस करें एंटर। अगर आप रो के अंदर एंटर प्रेस करोगे ना, अगर आप रो के अंदर, सपोज इस सेल में हो
अगर आप इस सेल में हो, अगर आप इस सेल में हो, इस सेल में जब आप हो, इसके अंदर सपोज आप यही बोल रहे हो ना कि इस सेल में आप एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, इस रो की जो विड्थ है, एंटर आपने प्रेस किया तो ये जो छोटी सी रो है वो हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी, इस रो का जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि टॉम आ जाएगा, जून 29 आ जाएगा, जो भी नंबर दिया हुआ है वो आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, मतलब आपको और स्पेस मिल गई है, आपको और स्पेस मिल गई है टू राइट समथिंग इन द रो। आप रो में और भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। यू आर गेटिंग मोर स्पेस टू राइट समथिंग इन द रो। अगर आप रो के किसी सेल, जिस रो के बाद आपको एक रो ऐड करनी है, ये लास्ट रो की हम बात कर रहे हैं, उसके किसी भी सेल में अगर एंटर प्रेस करते हैं तो उस सेल की विड्थ बढ़ जाएगी, दैट मीन्स इट विल हेल्प यू टू राइट समथिंग मोर इन दैट सेल। लेकिन अगर आपको उस रो के बाहर, उस रो के बाहर अगर आप एक कर्सर लेके आते हो, अपने कर्सर को लेके आते हो और वहां पे आप प्रेस करते हो एंटर या रिटर्न, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक नई रो यहाँ पे जुड़ जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड फोर्थ भी हो सकता था अगर यहाँ पे इन द लास्ट रो न करके कहते आउटसाइड द लास्ट रो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, इन द लास्ट रो, तो हमको भैया लॉन्गर मेथड अपनाना ही पड़ेगा। So the correct answer to this question is option number C. चलिए क्वेश्चन 17, दिस टेबल हैज बीन सिलेक्टेड, ये टेबल हमने सिलेक्ट की है, इस पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। याद रखना जब भी कोई भी टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे एक प्लस बन के आता है। जब भी किसी टेबल को आप होवर करते हो, किसी भी टेबल के ऊपर आप माउस पॉइंटर लेके जाते हो, यहाँ पे एक प्लस आता है, आपको उस प्लस पे जाना पड़ता है। जब आप उस प्लस पे जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट होती है। जस्ट गो टेक योर माउस पॉइंटर टू दिस प्लस, अपने माउस को आप इस प्लस तक लेके जाइए। जैसे आप इसको यहाँ तक लेके जाते हो, ऑटोमेटिकली सारा का सारा कॉन्टेंट, इस टेबल का जितना भी कॉन्टेंट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अलग से हर एक कॉन्टेंट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू दैट प्लस, क्लिक करिए अपने माउस पॉइंटर से, लेफ्ट क्लिक कीजिए अपने माउस पे और आपका पूरा का पूरा कंटेंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। द टेबल हैज बीन सिलेक्टेड। चलिए, व्हाट विल हैपन व्हेन यू क्लिक द आइकॉन लेबल्ड एक्स। अच्छा, एक आइकॉन होगा लेबल्ड एक्स, एक आइकॉन हमारा यहाँ पे होगा। अच्छा ठीक है, वो इमेज यहाँ पे नहीं डल पाया, इमेज यहाँ पे नहीं डल पाया। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था इसके ऊपर एक और स्टैंडर्ड टूल बार दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे मिसप्लेस हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक हमारा इमेज दिया हुआ था लेबल्ड एक्स। यहाँ पे बहुत सारे अलाइनमेंट्स थे, बहुत सारे अलाइनमेंट्स दिए हुए थे, बहुत सारे अलाइनमेंट्स दिए हुए थे, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार बना हुआ था और इस स्टैंडर्ड टूल बार में बहुत सारे अलाइनमेंट्स थे, जैसे कि सॉरी दिस इज फॉर्मेटिंग टूल बार, या फॉर्मेटिंग टूल बार बना हुआ था और उसमें बहुत सारे अलाइनमेंट ऑप्शंस थे, जैसे कि ये लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, ठीक है। ये चार के चार हमारे अलाइनमेंट ऑप्शंस दिए हुए थे और यहाँ पे क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो यहाँ पे एक एक्स पॉइंटर दिया हुआ था। इन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल हैपन व्हेन यू क्लिक द आइकन लेबल एक्स। ये जो हमारा सेंटर अलाइंड है, सेंटर अलाइनमेंट है, आपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया और आपने सिलेक्ट किया है इसको, दैट इज सेंटर अलाइनमेंट। आपने किसको सिलेक्ट किया है, सेंटर अलाइनमेंट को। तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन व्हेन यू सिलेक्ट द सेंटर अलाइनमेंट। आपने सेंटर अलाइनमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो होगा क्या, ऑल द डेटा। अच्छा चलिए, इसका आंसर भी दिख गया है, चलिए ठीक है। ऑल द डेटा इन द टेबल विल बी सेंटर्ड, ऑफ कोर्स। ओनली द डेटा इन द फर्स्ट कॉलम विल बी सेंटर्ड, नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब ये ऑप्शंस गलत क्यों हैं ये हम देख लेते हैं। ओनली डेटा इन द फर्स्ट कॉलम विल बी सेंटर्ड, क्यों, ऐसा क्यों, सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट कॉलम का जितना डेटा है वही सेंटर में आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया है, ना कि एक फर्स्ट कॉलम को। मैंने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए, ये आंसर नहीं होगा। ओनली द डेटा इन द लास्ट कॉलम विल बी सेंटर्ड, नो, जब फर्स्ट कॉलम का अकेला नहीं हो सकता तो लास्ट का अकेला क्यों होगा। द टेबल विल मूव अक्रॉस टू द सेंटर ऑफ द पेज। किसी एक टेबल को सिलेक्ट करने के बाद, समझिए, किसी एक टेबल को पूरी तरीके से सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट या जस्टिफाइड कुछ भी करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उस टेबल में स्टोर जो डेटा है वो अलाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ उस डेटा पे एप्लीकेबल है।
ना कि पूरी टेबल पे। अगर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद सेंटर अलाइनमेंट करते हो तो पूरे के पूरा डेटा कहाँ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर अलाइंड हो जाएगा, सेल के अंदर ही। मतलब कि अब ये जो मेरी टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। ये जो मेरी टेबल है इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। सेंटर अलाइनमेंट चूज करने के बाद जो हमारा एक्स था, दिस टेबल विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से मुझे मेरी टेबल दिखेगी। सेल C2, सेल C3, ट्वेंटी 4, 4। तो अभी तक जो मेरे यहाँ पे जितना भी डेटा था, अभी तक हमारा जितना भी डेटा था वो कैसा था, अभी तक हमारा जितना भी डेटा था वो कैसा था, लेफ्ट अलाइन। सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइनमेंट में था। ये जो इसका अलाइनमेंट है वो किस किस बॉर्डर में फिक्स होता है, एक डेटा का अलाइनमेंट फिक्स होता है इन अकॉर्डेंस विद द बॉर्डर, इन अकॉर्डेंस विद द बॉर्डर ऑफ अ सेल। जिस सेल में वो है, जिस सेल में वो लाई करता है, उस सेल के अकॉर्डिंग वो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड होता है। अगर ये हमारा डेटा, ये डेटा मेरा अगर राइट अलाइंड है तो वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये जो डेटा है अगर ये मेरा लेफ्ट अलाइंड है, क्या है, लेफ्ट अलाइंड है, तो ये लेफ्ट अलाइंड किसके रिस्पेक्ट में है, इस सेल के रिस्पेक्ट में। ये डेटा अगर मेरा लेफ्ट अलाइंड है तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, इस सेल के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर ये सेंटर अलाइंड है तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव सेल्स के रिस्पेक्ट में हैं। चलिए ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल द डेटा इन द टेबल विल बी सेंटर्ड। क्वेश्चन 18, आपके सामने एक लिस्ट दी हुई है। दिस इज अ लिस्ट with 3 items. A like that shown before the points listed in the figure above is a dot or other symbol positioned at the beginning of a paragraph. ये क्या है? What are these known as? क्या बोलते हैं हम इसको, जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से मुझे जानना है। Whether this is known as a bullet, logo, cell या target, क्या बोलते हैं हम इस डॉट को, क्या बोलते हैं हम इस डॉट को, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। A dash like that shown before the points listed in the figure above is a dot or other symbol positioned at the beginning of a paragraph. Is it a bullet, logo, cell या target? क्या कहा जाता है इसको? जिन जिन बच्चों को भी पता है, जिन जिन स्टूडेंट्स को भी पता है कि इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए व्हाट इज दिस नोन एज। और जिनको ये बात नहीं पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज द डॉट बुलेट। क्या कहलाता है, डॉट बुलेट। हमारे राइटर एप्लीकेशन में हम जब भी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, हमको पता है कि हम राइटर एप्लीकेशन में 2 टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बुलेट लिस्ट एंड नंबर्ड लिस्ट। बुलेट लिस्ट हम जब भी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो बुलेट लिस्ट क्रिएट होती है, बाय डिफॉल्ट जो बुलेट यूज होता है उसको हम बोलते हैं डॉट बुलेट। आप चाहें तो फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर जाकर, बुलेट टैब के अंदर जाकर अपनी बुलेट लिस्ट को बहुत सारी अदर स्टाइल की बुलेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप जब भी एक बुलेट लिस्ट क्रिएट करते हैं अपने राइटर एप्लीकेशन में, आपकी बुलेट लिस्ट जहां बनती है उसका पहला बुलेट जो बनता है वो हमेशा डॉट बुलेट बनता है, बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज द डॉट बुलेट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारे सामने क्या बनी हुई है, एक लिस्ट। ये क्या है, एक लिस्ट है। दिस इज वन लिस्ट। इस लिस्ट में आप मुझे ये बताइए, व्हाट डज फिगर अबव मेनली शो? इज इट अ बुलेट लिस्ट, इज इट अ नंबर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट? किस टाइप की लिस्ट है ये? हमको पता है हमारे राइटर एप्लीकेशन में ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये किस टाइप की लिस्ट हुई, या तो बुलेट होगी या नंबर्ड होगी। बुलेट लिस्ट हम देख चुके हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये हमारी कौन सी लिस्ट है, दिस इज अ नंबर्ड लिस्ट। इसको हम किस टाइप की लिस्ट बोलते हैं, नंबर्ड लिस्ट। सी, राइटर एप्लीकेशन में ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बुलेटेड लिस्ट एक अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है और नंबर्ड लिस्ट एक ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। इनका जो नेचर है वो ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड नाम का कोई लिस्ट नहीं है राइटर में। उनके नाम के बिहाफ पे, अनऑर्डर के नाम के बिहाफ पे हमारे पास है बुलेट लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के बिहाफ पे हमारे पास है नंबर्ड लिस्ट। यहाँ पे जो हम लिस्ट बना रहे हैं वो एक सीक्वेंस में चल रहा है, किसके, नंबर्स के, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक नंबर्ड लिस्ट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अ नंबर्ड लिस्ट। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक लिस्ट है।
इन द फिगर अबव द सब लिस्ट इज शोन एज, किस तरीके की लिस्ट है? बुलेटेड लिस्ट। ये जो हमारी पूरी लिस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट? दिस इज अ पेरेंट लिस्ट। आपको पता है कि आपके सामने ये जो लिस्ट खुल के आई है ये किस टाइप की लिस्ट है? ये एक नेस्टेड लिस्ट है। क्या है? दिस इज द नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं प्लीज पॉज कीजिए यहाँ पे वीडियो को, वापस जाइए मेरे सबसे पहली क्लास पे, द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर 8 दैट इज नंबर्ड लिस्ट एंड बुलेटेड लिस्ट, जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट अबाउट दी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में दो लिस्ट होती हैं, अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। किसे कहते हैं? एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को, ऐसी लिस्ट जहां पे बहुत सारी मल्टीपल लेवल्स पे बहुत सारी सब लिस्ट बनी हुई हो। अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज नोन एज द नेस्टेड लिस्ट। और नेस्टेड लिस्ट में हमारी दो लिस्ट बनती हैं। पहली होती है हमारी पेरेंट लिस्ट, सेकंड होती है हमारी व्हाट? सेकंड होती है, ये हमारी पूरी की पूरी पेरेंट लिस्ट है। दिस इज माय होल पेरेंट लिस्ट। इस पेरेंट लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं सॉरी, इस पूरी पेरेंट लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं एक छोटा सा अलग से एक लिस्ट बनी हुई है एक हायरार्की में। इसको हम बोलते हैं क्या? सब लिस्ट। तो आपको इसमें क्या बताना है? इन द फिगर अबव द सब लिस्ट इज शोन एज। ये जो सब लिस्ट बनी हुई है ये किस तरीके की है? क्या ये एक नंबर्ड लिस्ट है? क्या ये एक बुलेटेड लिस्ट है? क्या ये ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है? ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको बताया कि इस नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये दोनों के दोनों तो यहीं कैंसिल आउट हुए। अब आया बात बुलेटेड लिस्ट की, नंबर्ड लिस्ट की। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या दिख रहे हैं? व्हाट कैन आई सी हियर? आई कैन सी हियर बुलेट्स। मुझे यहाँ पे क्या दिखा? एक बुलेट, डॉट बुलेट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? द सब लिस्ट इनसाइड अ पेरेंट लिस्ट in the figure above the sub list as shown is a bulleted list. The correct answer to this question is the bulleted list. With this we come to the end of this session. इसके साथ ही हमने end किया है आज के अपने सेशन का, जहां पे हमने डिस्कस किया बहुत सारे multiple choice questions based on chapter number 8 of class 9 computer applications that is openoffice.org writer 2. इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से देखा है। लिस्ट हमने देखा, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। इस चैप्टर में हमने जाना कि हम कैसे किसी रिटन डॉक्यूमेंट में ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक कर सकते हैं यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक फीचर। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि कैसे हम अपने एक बोरिंग से राइटर डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बाय इंसर्टिंग पिक्चर्स, दैट मींस इंसर्टिंग ग्राफिक्स। और ग्राफिक्स हमारे राइटर एप्लीकेशन में दो तरीके के होते हैं। बाय इंसर्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हम एक ग्राफिक इंसर्ट करते हैं, या हम पिक्चर्स की हेल्प से भी ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने जाना कि कैसे हम फाइंड एंड रिप्लेस यूटिलिटी की हेल्प से, दैट इज यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, वर्ड को, यहां तक कि पूरे के पूरे एक सेंटेंस को सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इन द होल एंटायर बिग राइटर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमने जाना कि कैसे मैं अपने करंट राइटर एप्लीकेशन को, करंट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को कैसे मैं प्रिंट करा सकती हूं यूजिंग द प्रिंटर। एंड गेटिंग हेल्प, मतलब कि राइटर हेल्प, मतलब अगर आप अपने राइटर एप्लीकेशन विंडो पे कहीं भी किसी भी चीज में फंसते हो, किसी भी टूल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, किसी भी टूल के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, या कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, यू कैन मेक यूज ऑफ द राइटर हेल्प। राइटर आपको प्रोवाइड कराता है एक यूटिलिटी जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो और उसका आंसर ले सकते हो। उसके लिए उसके पास होता है राइटर हेल्प। इसके बाद हमने जाना हाउ कैन वी इंसर्ट अ टेबल, हम कैसे टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे करंट डॉक्यूमेंट में। अभी तक हमने अपने करंट डॉक्यूमेंट में, जो हमारा राइटर डॉक्यूमेंट है, उसमें मैंने लिस्ट बनाया, उसमें मैंने ग्राफिक्स इंसर्ट किया, इसी के साथ साथ मैं टेबल्स भी इंसर्ट कर सकती हूँ, जहां मैंने ये देखा कि कैसे हम एक इनिशियल टेबल में मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, और उन रोज और उन कॉलम्स को हम जब चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने ये भी जाना कि जैसे मैं एक कैरेक्टर को, एक लाइन को, एक पैराग्राफ को, यहां तक कि एक ग्राफिक को भी फॉर्मेट कर सकती हूँ, इन द सिमिलर वे मैं उस टेबल को भी फॉर्मेट कर सकती हूँ। व्हाई? बिकॉज दैट टेबल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द राइटर डॉक्यूमेंट। इसी चीज के साथ आज हमने अपना चैप्टर 8 यहाँ पे कंप्लीट किया है। चैप्टर 8 का फर्स्ट सेक्शन दैट इज एमसीक्यू, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, हमारे आपके बुक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से
इस सेशन से पहले जितनी भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स की वीडियो डाली है, जितनी भी क्लासेस मैंने ली है, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आइए, क्योंकि अगर आप उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे। तो अभी पॉज कीजिए और मेरी सारी की सारी प्रीवियस वीडियोस देखिए और लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ ही हमारे magnetbrains.com पे, दैट इज magnetbrains.com नाम की हमारी वेबसाइट है, जो है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे अभी चल रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज एंड बैचेस, बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। अभी हमारे वेबसाइट पे आपको सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो बैच दिखेगा दैट इज अद्भुत बैच। हिंदी मीडियम में ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, इंग्लिश मीडियम बहुत जल्द लॉन्च होगा। अलॉन्ग विद अद्भुत बैच वी हैव सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, स्यूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड और ना जाने कितने ऐसे बैचेस ऑलरेडी वेबसाइट पर डले हुए हैं। आप इन बैचेस को एनरोल कर सकते हैं, बैच ऑफ योर चॉइस, जिस बैच को आप पढ़ना चाहते हो उसमें जा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स ऑफ एवरी कोर्स। हर कोर्स का आपको ई नोट मिलता है, ई बुक्स मिलता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए टू द मैग्नेट ब्रेन्स चैनल और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।